नमस्कार मित्रों, जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा तारत्व के आधार पे वर्णमाला को वर्गीकरण करना है। तारत्व के आधार पे पढ़ना है कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। हमें मित्रों पता है कि पहले जो वर्णमाला है इसको 3 भागों में पढ़ना था। पहला था उच्चारण स्थान के आधार पे जो हम पढ़ चुके, और दूसरा वाय संवेग के आधार पे उसका भी अध्ययन कर चुके हैं, और अंतिम है तारत्व के आधार पे जानेंगे कि वर्ण को कितने हम जान जाए कि तारत्व का मतलब क्या होता है। किस पे पढ़ना है? तारत्व के आधार पर वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जानना है, जरूरी है मित्रों, कि तारत्व किसे कहते हैं। तो हम बता दें कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में प्रकंपन पैदा होता है, प्रकंपित होता है, वह तारत्व कहलाता है। मतलब जिसमें कंपन पैदा हो, कंपन को ही तारत्व के नाम से जानते हैं। तो जानेंगे कि तारत्व के आधार पे वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो बता दें मित्रों कि तारत्व के आधार पे, यहाँ पे नोट्स बना के लिख भी लेंगे। क्या लिखेंगे कि तारत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं। कितने हैं मित्रों? 2 भेद हैं। तारत्व के आधार पे वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, याद रखेंगे हमेशा। और पहला आपका है घोष वर्ण। क्या है मित्रों? घोष वर्ण। तारत्व के आधार पे वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है घोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण। दूसरा क्या है? अघोष वर्ण। इतना याद रखेंगे मित्रों। और घोष वर्ण को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? संघोष वर्ण। मतलब कि घोष वर्ण और संघोष वर्ण में कोई अंतर नहीं है। या तो घोष वर्ण या संघोष वर्ण, इन दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो 2 भागों में बांटा गया तारत्व के आधार पे वर्णमाला को। पहला क्या है? पहला घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। तो अब हम जानेंगे मित्रों, सबसे पहले घोष वर्ण के बारे में देख रहे हैं कि घोष वर्ण कहते किस हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन होगा, यहाँ से यही से लिख दे रहे हैं कि घोष वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का मित्रों जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व पैदा हो, तारत्व या बोलेंगे प्रकंपन, तारत्व या प्रकंपन उत्पन्न हो, उसे कौन सा वर्ण कहते हैं? उसे घोष वर्ण कहते हैं। उसे घोष या संघोष वर्ण कहते हैं। क्लियर मित्रों? जानेंगे कि घोष वर्ण का ये डिफिनीशन याद रखेंगे आप लोग। ये जो है घोष या संघोष, दोनों का मतलब क्या हुआ? दोनों का मतलब एक ही हुआ। और इसका डिफिनीशन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने में प्रकंपन पैदा होता है, एक तारत्व पैदा होता है, तो उसे हम कहते हैं घोष वर्ण। हम जानेंगे मित्रों कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हम बता दें कि जो व्यंजन के भाग होते हैं, जो जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे क से लेकर म तक मित्रों हमें पता है कि होता है क्या? स्पर्शी व्यंजन। तो सबसे पहले जानेंगे स्पर्शी व्यंजन में ये जो घोष वर्ण है वो कौन कौन से होते हैं। ऐसे कौन वर्ण है जिनका उच्चारण करने में एक कंपन पैदा होता है। तो बता दें मित्रों कि ये जो तीसरा कॉलम होता है, तीसरा, चौथा और 5वां हिंदी वर्णमाला का, ये घोष वर्ण में आते हैं। किसमें आते हैं? घोष वर्ण में। ये घोष वर्ण के नाम में आते हैं। तो इनको क और ख को हटा देंगे।
ज झ य, ड ढ अड़, द ध न, और ब भ और म। मित्रों ये जो है ये ग घ अंग, ज झ य, ड ढ ड़, द ध न और ब भ म, ये कौन से, ये जो हिंदी वर्णमाला का तीसरा कॉलम लिए हैं, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम। तो बता दें कि हिंदी वर्णमाला तीसरा, चौथा और पांचवा जो कॉलम है यही किस में आते हैं, ये किस में आते हैं, घोष वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। ये होते हैं आपके घोष वर्ण, या इसको कह सकते हैं कि यह संघोष वर्ण, इसको घोष वर्ण या संघोष वर्ण के नाम से जानते हैं। और यही जो क से लेकर म तक स्पर्शी व्यंजन होता है तो उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम घोष वर्ण का। तो जान गए मित्रों, इसके आगे जानेंगे कि म से तो स्पर्शी व्यंजन होता है, और स्पर्शी व्यंजन के बाद भी अभी क्या अंतस्थ व्यंजन है और उष्ण व्यंजन है, तो उनमें से कौन कौन से ये घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं जो डिफिनेशन लिखे हैं। पूरा मिटा दे रहे हैं मित्रों, और यहां से देखते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण में हम बताए ना कॉलम कौन सा, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम। तीसरा, चौथा और पांचवा किसमें, घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और घोष वर्ण अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन को भी वो देख लिए, और अंतस्थ व्यंजन मित्रों ये नोट कर लेंगे, नोट कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन का जो वर्ण होता है जैसे य, र, ल और व। और एक बात और बता दें मित्रों, जो उष्ण व्यंजन का अंतिम वाला ह होता है वो आकर के इसी में जुड़ जाता है। इस प्रकार से जो अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन का एक ह आके ये किसमें, ये घोष वर्ण में शामिल हो जाते हैं। घोष वर्ण किसमें, घोष, या इसको हम संघोष। घोष और संघोष हमेशा याद रखेंगे कि दोनों एक ही होते हैं, घोष वर्ण। और एक और नोट में याद रखेंगे मित्रों कि जितने भी स्वर हैं, जो टोटल स्वर हैं, तो याद रखेंगे कि स्वर को घोष वर्ण के अंतर्गत, घोष वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। एक बार और चर्चा कर ले मित्रों कि घोष वर्ण जो व्यंजन होता है इसमें घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो क से लेकर स्पर्शी व्यंजन तक, यानी क से लेकर म तक जो स्पर्शी व्यंजन है, और उसका जो तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम में जो जो वर्ण आते हैं वो घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और मित्रों ये जो जितने भी स्वर हैं, जितने स्वर हैं, स्वर भी किसके अंतर्गत आते हैं, घोष वर्ण के अंतर्गत। और अंतस्थ व्यंजन और ह को ये भी घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मित्रों जैसा कि हम पढ़े हैं कि तारत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं, पहला घोष या संघोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। तो घोष वर्ण हम अभी पढ़े हैं, अब अघोष वर्ण की बारी। अघोष वर्ण के बारे में हम बता दें मित्रों कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं। तो जानेंगे कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पे प्रकंपित व तारत्व पैदा नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, उसको अघोष वर्ण के नाम से जानते हैं, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है मित्रों, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा नहीं होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन या तारत्व पैदा उत्पन्न नहीं होता है उसे अघोष वर्ण के नाम से जानते हैं, या वह वर्ण अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे मित्रों कि जो क से लेकर म तक स्पर्शी व्यंजन होता है और क से म में तीसरा, चौथा और पांचवा
जो कॉलम के वर्ण थे घोष वर्ण के अंतर्गत आते थे। और इसमें से जो पहला और दूसरा कॉलम है मित्रों, वर्णमाला का जो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम है, तो पहले और दूसरे कॉलम के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये हो गए। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन आता है। तो हम बताएं मित्रों कि अंतस्थ व्यंजन किसके अंतर्गत रखा गया है? तो वो घोष वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, तो उसको छोड़ देंगे। अब पढ़ेंगे उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन में स, ख, श, ह आता है, लेकिन इस ह को काट देंगे, इसमें नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि ह को पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसको किसके अंतर्गत रखते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए उस प्रकार से मित्रों हमारा घोष और अघोष वर्ण समाप्त हुआ, जो किसके आधार पे पढ़ रहे थे? तारत्व के आधार पे। तो तारत्व के आधार पे जो वर्णमाला पढ़ रहे थे, वर्णमाला तारत्व के आधार पे वो समाप्त हुआ। और मैं रिवीजन पुनः कर दे रहा हूं मित्रों, एक बार आप लोग सुन लेंगे कि वर्णमाला को तारत्व के आधार पे दो भागों में बांटा गया, पहला घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। और एक बात याद रखेंगे मित्रों कि घोष वर्ण को ही अघोष वर्ण के नाम से, घोष वर्ण को ही संघोष वर्ण के नाम से जानते हैं। अब जाने कि किन किन वर्णों को घोष वर्ण के अंतर्गत शामिल किया गया है और किन वर्णों को अघोष वर्णों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो हम बता दें कि हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक, तो क से लेकर म तक जो कॉलम होता है 5-5 कॉलम, उसमें से तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम, तो तीसरे, चौथे और पांचवें कॉलम के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं मित्रों, वो टोटल के टोटल घोष वर्ण के अंतर्गत रखे गए हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो होता है य, र, ल, व, ये भी घोष वर्ण के अंतर्गत आता है, और इसी में ह को शामिल किया गया है, जो उष्ण व्यंजन का एक अंग है। और एक और नोट्स हम लिखवाए थे मित्रों कि टोटल जितने के जितने स्वर हैं, स्वर वर्ण है, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़े हैं यहाँ पे अघोष वर्ण। तो हम बता दें कि अघोष वर्ण भी एक, केवल सुनते जाइए, एक बार सुनकर भी याद हो सकता है ज्यादा। तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कोई प्रकंपन पैदा ना हो, कोई तरत्व पैदा ना हो। यहाँ पे जिन वर्णों के उच्चारण में तरत्व या प्रकंपन पैदा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अघोष वर्ण कहते हैं। और मित्रों हमें पता है, हम बताए हैं अभी कि जो हिंदी वर्णमाला क से लेकर म तक स्पर्शी व्यंजन होता है, तो उस स्पर्शी व्यंजन का पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, यानी पहले और दूसरे कॉलम के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो टोटल किसके अंतर्गत आते हैं? ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अघोष वर्ण के अंतर्गत। और उष्ण व्यंजन श, श, स, ये उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से मित्रों हमारा टोटल वर्णमाला समाप्त हुआ। हम लोग टोटल पढ़ लिए। और एक बार मैं एक मैराथन क्लास वीडियो पे अपलोड करूंगा चैनल पे। मैराथन क्लास में मैं केवल बोल करके, स्पीच लेक्चर दे करके पूरे वर्णमाला को समाप्त करेंगे।